हेलो डियर बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का जो हमारा टॉपिक है और हमारा जो चैप्टर नंबर है वो है चैप्टर नंबर 2। एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज, और कौन सी दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में हम देखेंगे? लैंड एंड सॉइल। हमने रिसोर्सेज के बारे में प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया था कि ऐसी रिसोर्सेज क्या होती है जिसकी कोई अपनी वैल्यू होती है, जो एक यूजफुल है, एक यूज उसका हम यूज कर सकते हैं, वो है रिसोर्सेज। अब वो नेचुरली अवेलेबल है तो वो नेचुरल रिसोर्सेज होंगे। तो दो नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में आज हम इस क्लास में और इस चैप्टर में देखेंगे, जिसमें लैंड एंड सॉइल आएंगे। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। आई होप इस चैप्टर को पढ़ने के बाद और इस वीडियो को देखने के बाद इस चैप्टर में आपके एक भी डाउट नहीं रहेंगे, क्योंकि हम इतने अच्छे से चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर। सो अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम and it provides sustainable condition for the human survive in the form of land, water and देखिए, आप सोचते होंगे ना कि हमारे अर्थ पे ही क्यों हम रह पाते, हम कोई दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते, क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा पॉपुलेशन हो गई है। तो इसलिए क्योंकि लैंड में जो बेसिक हमारी सर्वाइवल नीड्स है वो फुलफिल हो पा रही है एज कम्पेयर टू डिफरेंट प्लैनेट्स। अर्थ के अलावा आप किसी और प्लैनेट पे जाके आपको वाटर, एयर, शेल्टर कुछ भी नहीं मिलेगा, तो हाउ यू कैन सर्वाइव। ठीक है, इसलिए अर्थ इज द ओनली प्लैनेट जिसमें हम रह पा रहे हैं। ओके, सो सबसे पहले देखिए, इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज कौन सी हो जाएगी? ऑल द थिंग्स दैट इज रिलेटेड टू इन्वायरमेंट से रिलेटेड हो जाएगी, वो सारी इन्वायरमेंट रिसोर्सेज के अंदर आएंगे। सबसे पहले हम लैंड रिसोर्सेज के बारे में देखते हैं। Land is considered as a natural resources for almost importance because we perform all the economic activities on the land. Land क्यों important है? बोलते हैं ना, जिस देश की जमीन मिट्टी उपजाऊ होती है वहां पे उतना अच्छा एग्रीकल्चर और ये सारी चीजें अच्छी ग्रोथ होती है। वो किस वजह से ही होती है? इसी वजह से होती है, लैंड का अच्छा होना। We construct roads, building, houses, etc. on the land. हम ये सारी चीजें, आज आप जितना भी कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं वो जमीन पे ही तो हो रहा है। अगर जमीन नहीं होता, जमीन पे कंस्ट्रक्शन करना इजियर एज कंपेयर टू समुंदर वगैरह में, है ना, वहां पे कंस्ट्रक्शन नहीं हो पाता और वो बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, सो वी डू एग्रीकल्चर एंड माइनिंग वेयर? ऑन द land area cover only almost 28% of the surface of the earth. So land area is 28%. 90% of the world population live on 30% of the land. So that's why land is very occupied to all the peoples here, because 90% population live in the 30% of the land area. That's why the land is nowadays overpopulated. There is no space, there is no open space available. You can see in your surrounding also, there is no open space available. Everywhere is so occupied by the houses, by the buildings, by different construction projects are going on by the government. So that's why we cannot see the open areas, parks, playgrounds nowadays. ठीक है, because the areas of playgrounds and the parks is also used for constructions of different buildings, because nowadays population increases and everybody needs house to survive, है ना, we need home to live, है ना. So that's why all the open areas, all the open space are being covered with the different constructions and all these things. So land is very important, है ना, and we have to be know the importance of the land. लैंड नहीं होगा तो कहाँ रहोगे, है ना, ये चीजें हैं। नेक्स्ट, फॉलोइंग आर द फैक्टर्स दैट इफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल। देखिए, अब लैंड में भी कहीं कहीं एरियाज में आप देखते होंगे जहां ज्यादा पॉपुलेशन नहीं रह रहे हैं, कहीं कहीं पे बहुत ओवर पॉपुलेटेड लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, इट माइट बी नॉट कि ऐसा ही है, बट नदर्न प्लेन्स में एज कम्पेयर टू यूपी, बिहार हम एरियाज ले लें, बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स के, वहाँ इतनी पॉपुलेशन नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है पॉपुलेशन, वहाँ का एरिया, वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर,
जहाँ पे फेवरेबल चीजें होती है वहां लोग ज्यादा पसंद करते हैं, जहाँ रहना बड़ा मुश्किल है। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकती हूँ, हमने अंडमान निकोबार आइलैंड्स के बारे में सुना होगा, हमारे इंडियन टेरिटरी के अंदर आता है, यूटी है। वहां पे लोग बहुत कम है ना, वहां आपको बहुत ओपन स्पेस मिलेगा। वहां पे रहना क्यों कम है? बिकॉज वहां पे आपको सच बताऊं, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी इतनी अच्छी नहीं मिलेगी, खाने की बहुत शॉर्टेज है वहाँ, अच्छे मतलब वहाँ आपको ना बहुत सरवाइव करने के लिए भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, बिकॉज वो समुंदर में है, वहां तक चीजें पहुंचने में उसके दाम बहुत बढ़ जाता है। वहां अगर यहाँ पे आपको चीज वो 100 रुपए की मिल रही है तो वहां उसकी डबल रेट की मिलती है, तो वहां लोग कम प्रेफर करेंगे, है ना, वहां लोग कम रहना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू जहाँ पे उनको सारे रिसोर्सेज ईजी एंड अफोर्डेबल रेट में मिल रही है। तो वहां पे लोग ज्यादा रहना पसंद करेंगे एज कम्पेयर टू जहाँ पे कम पॉपुलेशन है। तो हम ये देख रहे थे कि हमने देखा कि किस तरीके से हमारी चीजों, हमारा जो पॉपुलेशन है वो क्या चीजों पे डिपेंड होता है, जिसमें हमने देखा था कि वहाँ के क्लाइमेट, वहाँ का टेम्परेचर और वहाँ का कैसा टोपोग्राफी है, इन सब चीजों पे डिपेंड हो रही थी वहाँ की पॉपुलेशन। ओके, तो इसी चीजों को यहाँ पे लिखा है। देखिए फर्स्ट है क्लाइमेट, ना, क्लाइमेट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट विल इफेक्ट पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। जहाँ पे बहुत हार्श क्लाइमेट है, जैसे सियाचिन ग्लेशियर हम ले लेते हैं, उधर का एरिया, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आपने बहुत सारे हमारे फौजियों की वीडियोस देखी होगी, वहाँ पे खाना और ये सब चीजें इतनी डिफिकल्ट है, तो वहां लोग नहीं रहना पसंद करेंगे। वो सिर्फ स्नोफॉल दिखने में अच्छी लगती है, बट वहां रहने वालों को ही पता है कि हाउ डिफिकल्ट इट इज, जहाँ पे काफी दिनों तक वाटर ब्लॉक रहता है, रोड्स ब्लॉक रहती है, वहां पे पानी नहीं मिलता है ना, तो वहां पे रहना इट्स डिफिकल्ट, है ना, एज कम्पेयर टू नदर्न प्लेन, सदर्न एरिया ऑफ इंडिया। तो ये सब चीजों के थ्रू। नेक्स्ट है उसका टेरेन और रिलीफ फीचर्स कैसे हैं। ठीक है, प्लेन एरिया, जैसे अभी मैंने बताया, प्लेन एरिया डेंसली पॉपुलेटेड बिकॉज वो वहां पे फेवरेबल कंडीशंस वहां मिलती है, कंस्ट्रक्शन अच्छे से हो जाता है, बिल्डिंग्स अच्छी है, वहां की डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन सारी चीजें हैं, तो वहां पे रहना एज कम्पेयर टू ईजी हो जाता है। अगर हम बाकी जगहों की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया, जहाँ पे ऐसा टेरेन है जहाँ पे बहुत अनइवन है, चीजें नहीं है, वहां पे आप देखिए, आप एग्जाम्पल देखिए, हम छोटे छोटे एग्जाम्पल्स भी बीच में ऐड करते जाएंगे। देखिए हम यहाँ पे सारी चीजें हमें अवेलेबल मिल जाती, मैंने आपको अंडमान निकोबार का एग्जाम्पल दिया ना, वहां पे बेसिक चीजें, जैसे जो यहाँ पे आपको मॉल्स में, और बहुत लोगों को ये पिज्जा बर्गर, वहां के लोगों को ये चीजें पता ही नहीं होती, क्योंकि वहां चीजें ये अवेलेबल ही नहीं होती। तो जहाँ पे वो चीजें अवेलेबल ही नहीं होती, तो वहां पे लोगों को क्या चीजें ये पता है ना। हम पढ़ रहे थे लैंड रिसोर्सेस। लैंड रिसोर्सेज में हमने देखा हमारी जो लैंड रिसोर्सेज है और हमारी जो पॉपुलेशन है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन, वो किन चीज़ों पे इफेक्ट करती है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसमें हमने क्लाइमेट को डिस्कस किया। ठीक है, फिर कुछ रिलीफ फीचर्स को एक्सप्लेन किया, जिसमें हमने ये देखा कि एज जो प्लेन एरियाज है वहाँ थोड़ी डेंस पॉपुलेशन है एज कम्पेयर टू बाकी स्टेट्स से, जहाँ पे थोड़ा सा रहने का दिक्कत हो जाती है। तो रिलीफ फीचर्स पे डिपेंड करता है। थर्ड पॉइंट हम जो पढ़ने वाले थे वो थे वाटर सप्लाई को लेके। अगर वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है, अगर वहां पे वाटर की अवेलेबिलिटी नहीं होगी तो हम सरवाइव करना और बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वाटर एक ऐसी बेसिक नीड है। अगर वाटर, देखिए वाटर जहाँ पे नहीं है, आप लोगों ने देखा पहले के टाइम पे भी नदियों के किनारे ही सारे डेवलपमेंट्स हुआ करते थे, लोगों ने अपने सेटलमेंट्स कर रखे थे, क्योंकि उनकी वाटर तो हर चीज में चाहिए उनको, बेसिक नीड में तो वाटर सप्लाई इंपॉर्टेंट है। फोर्थ पॉइंट में हमने देखेंगे हम सॉइल के बारे में, मिट्टी। फूड इज अ प्राइम नेसेसिटी ऑफ अ मैन। अब मिट्टी वहां की अगर उपजाऊ होगी, फर्टाइल होगी, तो वहां प्रोडक्शन अच्छा होगा, प्रोडक्शन अच्छा होगा तो लोगों को खाने के लिए चीजें मिलेगी, तो वहां की मिट्टी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है वहां के लोगों के रहने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है अवेलेबिलिटी ऑफ मिनरल्स। वहां पे मिनरल्स कितने अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें छोटा नागपुर प्लेट्यू हमने पढ़ा था, जिसमें वहां वहां क्यों आपने देखा होगा झारखंड साइड कोल माइंस और ये सारी माइंस है, क्यों, क्योंकि वहां पे मिनरल्स की अवेलेबिलिटी बहुत है। ठीक है, तो जहां मिनरल्स अवेलेबल होते हैं वहां पे इंडस्ट्री सेटअप होगी, ठीक है, वहां पे सेटलमेंट्स होंगे, तो वहीं तो लोग रहना पसंद करेंगे। ठीक है,
फिर टेक्नोलॉजी कैसी है, स्टेज ऑफ टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑल्सो इफेक्ट द पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन बाय एट अ न्यू टेक्नोलॉजी आएगी तो लोगों के लिए क्या हो जाएगी, लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी, तो लोग ये चीज पे फोकस करते हैं। फिर हम देखते हैं हमने ये चीजें देख ली किस किन चीजों पे हमारी पॉपुलेशन डिपेंड करती है। अभी हम ना लैंड रिसोर्सेज का पढ़ रहे हैं कि जमीन कैसे हमारे लिए एक रिसोर्सफुल रिसोर्स के लिए रिसोर्स जैसे काम करेगी, ठीक है। अब लैंड का यूज हम सबको पता है लैंड का कैसे कैसे यूज होता है, ठीक है। आज के टाइम पे लैंड जितना भी जो यूज होता है उसका यूटिलाइजेशन है वो डिपेंड करता है क्या वो प्राइवेट लैंड है या वो कम्युनिटी लैंड है। प्राइवेट लैंड क्या हो गया, आपका खुद का जमीन, जैसे जो फार्मर्स की अपनी लैंड्स होती है, ठीक है। तो वो व्हेन अ पीस ऑफ लैंड इज ओन्ड बाय अ पर्सन इट इज कॉल्ड अ प्राइवेट लैंड। जब कोई प्राइवेट लोग उसको ओन करते हैं तो वो प्राइवेट लैंड होता है। फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर लैंड, कैटल, जो अपने फार्मर्स के अपने लैंड होते हैं वो प्राइवेट लैंड। अब कम्युनिटी लैंड में क्या आ जाएगा, इट इज ओन बाय द मेंबर ऑफ द कम्युनिटी। एक कम्युनिटी, एक समुदाय के लोगों ने उसको ओन किया होता है उस जमीन को, ठीक है। फॉर द कॉमन यूज, उनके कॉमन यूज के लिए उन्होंने किया होता है, ठीक है, ताकि वो वहां से फ्रूट्स, मेडिकल्स, ये सारी चीजें वहां से ले पाए। दिस इज मच इज क्लियर। अब ये टेबल में देखो आपको क्या दिखा रखा है कि वहां पे फॉरेस्ट कितना है, क्रॉपलैंड कितना है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में कितना परसेंटेज दिखा रखा है ये, ठीक है। अब आप देखते हैं लैंड यूटिलाइजेशन कैसा है हमारे इंडिया में, कैसा कहाँ कहाँ कितना कितना परसेंट कहाँ कहाँ यूज हो रहा है हमारा लैंड। द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया इज ये हमें पता है ना, हमारे ये इंपॉर्टेंट है, हमारा इंडिया का एरिया कितना है, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स इज द एरिया ऑफ इंडिया, ठीक है। बट लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली 93% as a large part of northeast and northern part occupied Pakistan, China has been served। देखिए अब इसमें क्या चीजें बता रखी है आपको कि जो हमारे 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर तो लैंड है, फिर उनका कैटेगराइजेशन किया हुआ है। जैसे फर्स्ट है फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का कितना परसेंटेज है, दैट इज 22%। एंड फिर अगर हम सेकेंड में बात करें हमारा बैरन या वेस्ट लैंड कितना है, दैट इज 6%। नॉन एग्रीकल्चर यूज का एरिया कितना है, 7%। परमानेंट पेस्टर्स एंड ग्रेजिंग के लिए लैंड कितना है, ये तो ये लैंड का पूरे एक तरीके से कैटेगराइजेशन एंड परसेंटेज मेंशन कर रखिए कि कितना कितना परसेंटेज उसमें है, ओके। ये चीजें फिर हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ लैंड रिसोर्सेज। अब हमारे लिए लैंड इतना इंपॉर्टेंट है और हमें ये भी पता है, आपको मैंने बताया ना 30% लैंड इज देयर एंड 90% ऑफ पॉपुलेशन हैव टू फिट ऑन 30% ऑफ लैंड। तो लैंड को कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है क्योंकि लैंड एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए सारी हमारी हमें रहने के लिए जमीन होना जरूरी है। और जितना कंस्ट्रक्शन, चाहे वो रोडवे, रेलवेज, जितनी भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स है वो बिना लैंड के हम कंस्ट्रक्शन नहीं कर पाएंगे, है ना। सो कंजर्व द लैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट। ग्रोइंग पॉपुलेशन एंड फॉल्टी ह्यूमन एक्टिविटीज लेड टू बी डिग्रेडेट ऑफ लैंड। लोगों की मतलब कहीं ना कहीं उनकी जो चीजें थी, जो उनको एक्सप्लॉइटेशन लैंड को करते गए, ओवर यूज लैंड को करते गए, उससे हमारी जमीन, हमारी मिट्टी वो डिग्रेड होती गई, ठीक है। उनकी क्वालिटी क्वांटिटी कम होती गई, ठीक है। एंड अगर हम बात करें क्या चीज का, अगर हमें अपने लैंड को कंजर्व करना है, सो व्हाट आर द स्टेप्स वी कैन फॉलो सो दैट वाई आवर लैंड कैन बी कंजर्व। एज इसमें भी लिखा, एट प्रेजेंट देयर आर 130 मिलियन हेक्टर्स ऑफ डिग्रेड लैंड्स इन इंडिया। देख रहे हो कितनी 130 मिलियन हेक्टर तो ऐसी स्थिति में है जो बेकार लैंड हो गया हमारा, उसमें कोई क्रॉपिंग नहीं कर सकते, वहां की फर्टिलिटी लूज हो गई है क्योंकि हमने उसका ओवर यूज कर लिया। अब किसी भी चीज का ओवर यूज होगा तो वो एक्सप्लॉइट तो होगा ही, उसका एक्सप्लॉइटेशन तो होगा ही, ठीक है। फिर हम देख रहे थे हाँ, फिर हम ये कुछ स्टेप्स देखेंगे कि क्या क्या स्टेप्स को हम फॉलो करें एज अ मेथड थ्रू विच वी कैन सॉल्व अ प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। हम अपनी इन जो हमारी जमीन है जो अब ऐसी स्थिति में हो गई है, जो बहुत एक्सप्लॉइट हो गई है, उसको हम कैसे ठीक कर सके। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करें। हम आगे देखते हैं शेल्टर बेल्ट्स होगी कैसी, ठीक है। अभी आप जस्ट देख लीजिए क्योंकि वो टॉपिक आपके अभी आएगा, ठीक है। कंट्रोल ऑफ ओवर ग्रेजिंग, देखिए ओवर ग्रेजिंग हो रही है तो उसको कंट्रोल किया जाए, ठीक है।
स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यूज एंड चेकिंग फॉर द स्प्रेड ऑफ डेजर्ट्स, थॉर्न बुशेस, इन सब का चेक करना, ठीक है। प्रॉपर मैनेजमेंट वेस्ट लैंड का होना, ठीक है। माइनिंग को कंट्रोल करना, प्रॉपर डिस्चार्ज होना इंडस्ट्री वेस्ट का, ये सारी चीजें, क्योंकि यही चीजें तो जमीन को खराब कर रही है आज के टाइम पे। जो प्लास्टिक्स आजकल हम डाल दे रहे हैं जमीन में, ठीक है, जो आजकल उनको उसको एक तरीके से आप कर ले, वेस्ट लैंड में जितनी चीजें जो मर्जी है, पॉलीथीन प्लास्टिक से लेके सारा का सारा जमीन में हमने डाल दिया। अब वो जमीन में प्लास्टिक और ये सब भी जाएगा तो वो कैसे फर्टाइल बनेगा, आप खुद सोचिए। अगर वही चीज हम उसमें न्यूट्रिएंट्स कुछ ऐसे बायो वेस्ट डालेंगे तो हमारा लैंड ज्यादा फर्टाइल होगा एज कम्पेयर टू अगर हम उस लैंड में प्लास्टिक्स एंड बाकी सब चीजें डालें। तो जब ये चीजों को स्टेप बाय स्टेप हम फॉलो करेंगे तभी तो हमारा लैंड फर्टाइल हो पाएगा। विदाउट दिस हमारा लैंड हो जाएगा एक तरीके से बेकार, जिसमें हम अभी देखा 130 मिलियन हेक्टर लैंड डिग्रेड हो गया है। क्यों हो गया? इसी के रीजन की वजह से हुआ है, ठीक है। सॉइल रिसोर्सेज, अब हम देखते हैं सॉइल रिसोर्सेज क्या है, ठीक है। अब हमने पहले लैंड रिसोर्सेज देखा कि लैंड कितना इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इफेक्ट करता है लैंड पॉपुलेशन की लैंड में, ठीक है। वहां का क्लाइमेट, वहां का कैसा रिलीफ फीचर है, ये सारी चीजें हमने लैंड को देखा। फिर उसको कंजर्व भी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीजें देखी। और हमने ये भी देखा कि अलग अलग लैंड किस तरीके से कैटेगराइजेशन किया हुआ है। अब हम देखते हैं सॉइल रिसोर्सेज, हमारी मिट्टी, ठीक है। जमीन देख ली, अब मिट्टी देखनी है, ठीक है। मिट्टी कैसे एक रिसोर्स के तौर पे हमारे लिए साबित हो सकती है। देखिए जमीन भली अच्छी है, वहां की मिट्टी अच्छी नहीं है तो फिर वही बात हो गई, कुछ नहीं हो सकता, है ना। सॉइल इज द थिन लेयर ऑफ अ ग्रेनाइट सब्सटेंस फाउंड ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। हमारी अर्थ के ऊपर जो थिन लेयर दिख रही है ना, वो हमारी है सॉइल, ठीक है। द थिन लेयर ऑफ द सॉइल प्रोवाइड फूड फॉर द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। हमारी सॉइल ही तो देती है, सॉइल में ही तो ये सारा वेजिटेशन होता है। बिना मिट्टी के आप कोई चीज उगा दोगे? आपको प्लांट लेके आते हो, आपको कोई प्लांट उगाना है तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? मिट्टी, है ना। तो विदाउट दैट आप उसको नहीं कर पाएंगे ग्रो, ठीक है। बोथ वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन लिविंग थिंग्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेड ऑन द सॉइल। चाहे वो वेजिटेरियन हो या नॉन वेजिटेरियन, सॉइल पे तो डिपेंडेंट होगा, ठीक है। सॉइल इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सब्सटेंस। देखिए सॉइल, मिट्टी में आपको क्या क्या चीजें मिलेगी। मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे उनके नाम है सिलिका, क्ले, चॉक, ह्यूमस। ये 4 सब्सटेंसेस आपको सॉइल में मिलेंगे। सिलिका इज प्रेजेंट इन द सॉइल स्मॉल क्रिस्टलाइन ग्रेन्स विच इज चीफ कंपोनेंट ऑफ अ, जो सैंड बनाने के लिए जो सैंड में यूज होता है वो सिलिका होता है। क्ले क्या होता है? क्ले मिक्सचर ऑफ सिलिकेट्स एंड कंटेन सेवरल, जो हमारा क्ले होता है उसमें आयरन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सोडियम भी होता है, एल्यूमिनियम भी होता है, ठीक है। और पार्टिकल्स ऑफ क्ले अब्सॉर्ब वाटर। जो क्ले वाला जो हमारा है वो क्या करता है? पानी को ऑब्जॉर्व करता है। आपने क्ले को कभी टच किया होगा, है ना, वो बिल्कुल ऐसा होता है, उसमें ह्यूमस भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो चॉक प्रोवाइड इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ कैल्शियम्स एंड ऑल दीज थिंग्स प्लांट टू ग्रो। तो कैल्शियम इंपॉर्टेंट होता है प्लांट्स को ग्रो करने के लिए, जैसे हमें कैल्शियम की नीड होती है वैसे ही जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं प्लांट्स, उनको भी कैल्शियम की नीड होती है। ह्यूमस इज द ऑर्गेनिक मैटर फाउंड इन द डिकम्पोज ऑफ प्लांट्स। देखिए ह्यूमस किससे मिलती है? जो डिकम्पोजिशन होता है ना प्लांट्स का, ठीक है, उससे वो ह्यूमस बनती है, उससे ही हमारी जो सॉइल है वो रीगेन करती है अपनी फर्टिलिटी, ठीक है। फिर हम देखते हैं अगर सॉइल इतनी इंपॉर्टेंट है तो उसकी लेयर्स भी होती है, 1 लेयर, 2 लेयर एंड 3 लेयर, ठीक है। टॉप मोस्ट लेयर को हम पहले पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आती है सब सॉइल आती है, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड वाली है वो अभी हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम टॉप सॉइल देखते हैं, ठीक है। सब सॉइल के ये पार्ट्स होंगे, पहले हम टॉप सॉइल को देखेंगे। इट इज ग्रेट इंपॉर्टेंस, इट इज ओनली अ फ्यू मीटर्स डीप वेयर मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया इंसेक्ट। देखिए आप देखते हो ना, सबसे ऊपरी परत सॉइल की आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसमें सारे आपको बैक्टीरिया, इंसेक्ट्स, वर्म सब मिलेंगे, ठीक है। ऊपर की जो लेयर होती है ना वो सबसे न्यूट्रिएंट्स इसमें सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। सबसे न्यूट्रिएंट्स वाली जो लेयर जिसमें सारे रिच न्यूट्रिएंट्स आपको मिलेंगे वो है टॉप लेयर ऑफ द सॉइल में। सेकेंड, द सब सॉइल के बारे में पढ़ेंगे। इट कंसिस्ट ऑफ पेरेंट मटेरियल्स फ्रॉम विच द सॉइल इज मेड। सब सॉइल में क्या होता है? जिस सॉइल पेरेंट मटेरियल से वो सॉइल बनी है, ठीक है, उसका, क्योंकि जो पेरेंट मटेरियल जिस पत्थर से वो आई है, आपको पता है पत्थर टूट से उसके वेदरिंग होना उस पे, और उन सब से ही सॉइल तो बनती है। तो जो पेरेंट मटेरियल उस पे डिपेंड करती है उसका सॉइल। अगर पेरेंट मटेरियल बहुत न्यूट्रिएंट्स है, बहुत अच्छा है,
तो सॉइल भी उसकी बड़ी अच्छी होगी। जैसे आपने एक सॉइल में एलुवियल सॉइल नाम सुना होगा, जो बहुत फर्टाइल सॉइल है, वो किस पे डिपेंड हो रही है? उसके पेरेंट मटेरियल पे। पेरेंट उसका मटेरियल कैसा है? दे कंटेन ऑफ सम प्लांट फूड एंड मॉइस्चर, बट इट इज नॉट सो प्रोडक्टिव एज अ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। आपको मैंने बताया ना, सबसे फर्टाइल सॉइल टॉप लेयर ऑफ द सॉइल होती है। वो सब सॉइल इतनी फर्टाइल नहीं होती जितनी टॉप लेयर ऑफ सॉइल होती है। इसलिए बोलते हैं ना, ऊपरी जो मिट्टी होती है ना, वो सबसे फर्टाइल है और उसको प्रोटेक्शन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ अ सॉइल। सॉइल बनती कैसे है, मिट्टी बनती कैसे है। ठीक है, हमने ये सब चीजें ऊपर देखी ना। मिट्टी में क्या क्या 4 चीजें होती है, मेरे साथ बोलो, सिलिका, क्ले, चॉक, ह्यूमस। ये 4 चीजें हैं जो सॉइल को फर्टाइल बनाती है। इसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ना, कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, यही सॉइल को बनाते हैं। इसलिए तो NKT, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, जो हमारे फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें ये डलता है। क्योंकि हमारी जो सॉइल होती है ना, ये तीनों चीजों में उसमें कमी होती है। सॉइल में नाइट्रोजन नहीं होता, पोटेशियम नहीं होता, फॉस्फोरस नहीं होता। इसलिए तो हम NPK डालते हैं, जो इसको हम फर्टिलाइजर बोलते हैं ना, जो आपने स्प्रे करते हुए देखा होगा हमें एग्रीकल्चर फील्ड्स में फार्मर्स डालते हैं, उसमें यही तीनों चीजें होती है। तो इसलिए क्योंकि सॉइल में ये तीनों चीजें कमी होती है, इसलिए उसको एक्स्ट्रा वो चीजें डालनी होती है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी में कैल्शियम, आयरन की कमी होती है, हम अलग से टैबलेट्स लेते हैं ना, ताकि हमारी वो कमी रीफिल हो पाए। तो वैसे ही हमारे सॉइल की जो कमी है, उसको रीफिल वो फर्टिलाइजर्स करते हैं। हाँ, तो अभी हमने देखा टॉप लेयर ऑफ सॉइल एंड सब लेयर ऑफ द सॉइल। टॉप लेयर सॉइल जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स थे, वो सबसे मोस्ट न्यूट्रिएंट सॉइल मानी जाती है एज कंपेयर टू द सब सॉइल। अब हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। फॉर्मेशन ऑफ सॉइल का कैसे होता है? ये एक बहुत स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, इसको काफी टाइम लगता है बनने में। और किन चीजों पे हमारी सॉइल डिपेंडेंट करती है? सबसे पहले हम पेरेंट रॉक पे बात करेंगे। पेरेंट रॉक क्या है? पेरेंट रॉक पे क्या चीजें डिपेंड करेगी? कलर एंड टेक्सचर ऑफ सॉइल। हमारी सॉइल का कलर वो किस पे डिपेंड करेगा? जैसी हमारी पेरेंट रॉक है, आप ऐसे समझ सकते हैं, आपके पेरेंट्स का जो हेयर कलर से लेके आई कलर है, वही आपका है। वैसे ही सॉइल का भी सेम प्रोसेस है। जैसे उसके पेरेंट्स जहां से वो आई है, उसका और सॉइल का सेम कलर एंड टेक्सचर होगा। इसको कहते हैं पेरेंट रॉक। सेकेंड इज क्लाइमेट। क्लाइमेट इज अ मेन फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल एज इट कॉज वेदरिंग ऑफ रॉक। देखिए, वेदरिंग ऑफ रॉक मतलब रॉक का वेदर की वजह से टूटना। अगर आप देखिए किसी चीज को तोड़ोगे, आप ये देखिए, इतना छोटा पत्थर लीजिए, आपने उसको तोड़ा छोटे पीसेस में, और तोड़ा और तोड़ा और तोड़ा, बिल्कुल जब वो ऐसे हो जाता है तो वो एक तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन जाएगा। फिर वो एक तरीके से रॉक के उसमें आ जाएगा, है ना? रॉक नहीं, आई एम सॉरी, सॉइल के उसमें आ जाएगा। तो रॉक से ही वो सॉइल में कन्वर्ट होगा। टेम्परेचर एंड रेनफॉल आर द मेन क्लाइमेटिक फैक्टर विच इफेक्ट द वेदरिंग ऑफ रॉक। देखिए, वहां पे अगर टेम्परेचर बहुत हाई है, रेनफॉल बहुत हो रही है, तो उसमें ज्यादा वेदरिंग रॉक होगी, मतलब रॉक जल्दी टूटेगी। जितना हार्श क्लाइमेट, जितना हार्श टेम्परेचर होगा, उतनी रॉक टूटेगी। जितनी टूटेगी तो फिर वो सॉइल में कन्वर्ट हो जाएगी, है ना? आपने इससे भी एग्जांपल से आप देख सकते हैं कि आपके घरों में क्रैक्स आ जाते हैं, है ना? ज्यादा बारिश से या जहां ज्यादा गर्मी होती, क्रैक्स हो जाते हैं। तो वैसे ही पत्थर है, उसमें भी क्या है, गर्मी से, टेम्परेचर से उसमें क्रैक्स डेवलप होते हैं। दिस इज द एग्जांपल आई एम गिविंग यू। Relief. Thickness of the soil is dependent upon the relief of a slope of a land. Soil layer is most thick in plains as compared to mountains. देखिए, उसका थिकनेस सॉइल की कैसी है, जो आपने देखा होगा। जो आप बात करेंगे, अगर मैं बोलूं, जो सॉइल प्लेन एरियाज में ज्यादा मोटी होती है उसकी, जो उसकी हमने लेयर्स पढ़ी ना 1 2 3, एज कंपेयर टू माउंटेन्स में, वहां पे आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट इज लिविंग ऑर्गेनिजम्स। देखिए, लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर सॉइल में होंगे तो वो उसको फर्टाइल बनाएंगे। इसलिए देखते हो आपने, मैंने एक बार देखा था, सॉइल को फर्टिलिटी उसको रिगेन करके अर्थवॉर्म्स में छोड़ दिए जाते हैं, है ना? वो सॉइल को फर्टाइल बना देते हैं। टाइम, इट डिटरमाइन द थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, आप ऐसा बार ग्राफ का यूज कर सकते हो, क्योंकि ये बड़े अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया हुआ है सारी चीजें कि सॉइल में क्या क्या चीजें हमने जो पढ़ी। क्लाइमेट, वहां का टेम्परेचर, रेनफॉल कैसा है, सॉइल उससे इफेक्ट होगी। टाइम कैसा है, ठीक है? अगर काफी टाइम में बनी है तो उसका कलर डिफरेंट होगा, है ना? ऑफकोर्स, है ना? बोलते हैं ना, जितना ज्यादा टाइम लगा उतना ज्यादा वो फाइन, उतना ज्यादा वो फर्टाइल, उतनी ज्यादा वो
प्योर होगी। फ्लोरा एंड फौना होगा, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा। रिलीफ फीचर्स कैसे है वहाँ के, एरिया है कैसी एरिया में वो ग्रो हुई है, पेरेंट रॉक कहाँ से वो आई है, उस पर डिपेंड करेगा उसका कलर, टेक्सचर एंड ऑल दीज थिंग्स। ओके, आई थिंक यहाँ तक सारी चीजें एक एक चीजें अच्छे से क्लियर हुई होगी। अब हम पढ़ते हैं सॉइल प्रोफाइल। सॉइल की भी प्रोफाइल है, जैसे आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो ना व्हाट्सएप पे या कहीं पे, ये हमारी प्रोफाइल है, ये प्रोफाइल डीपी है ना। तो ये सॉइल की प्रोफाइल है। सॉइल भी अपना पूरा बता रही है कि हमारी ये पार्ट्स है और ये पार्ट्स का ये रोल है, ठीक है। फर्स्ट इज ए बी सी। कितने हॉरिजन होते हैं इसमें? 3, ठीक है। इस फोटो में भी क्लियरली अवेलेबल, देखिए आप फर्स्ट में देख सकते हैं, बिल्कुल एकदम डार्किश, मतलब ये सबसे ज्यादा न्यूट्रिएंट्स वाली है एकदम। इसमें थोड़ा सा ठीक, इसमें जो लास्ट कंकड़ पत्थर जितने भी है ना, डेड ऑर्गेनिजम्स है, सब इसमें लास्ट में आ जाते हैं, है ना। फर्स्ट लेयर ऑफ द सॉइल, इट कंटेन मटेरियल्स एंड सेमी मटेरियल्स लाइक ह्यूमस, ठीक है। ये सबसे फर्टाइल फर्स्ट वाली हॉरिजन होती है। इसके बाद आती है सेकेंड हॉरिजन, बी हॉरिजन बोलते हैं। ए हॉरिजन, बी हॉरिजन, सी हॉरिजन नाम से जाना जाता है। बी हॉरिजन, इट कंटेन सेवरल मटेरियल रिमूव फ्रॉम हॉरिजन विच यूजुअली कंपोज ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड फॉर्म मोर कॉम्पैक्ट सब्सटेंस देन ए हॉरिजन, ठीक है। इसमें और कुछ फाइन पार्टिकल्स आ जाते हैं। और हॉरिजन सी में क्या हो जाते हैं, यहाँ देखो, ये तो पूरे सेडिमेंटेड, जो फ्रेगमेंटेड सेडिमेंट्स होते हैं जो वेदर के थ्रू या इसके थ्रू, वो एकदम, ये इसको बेड रॉक भी बोलते हैं, सबसे एकदम लास्ट की जो लेयर होती है हमारी, तो ये सी हॉरिजन होती है, ठीक है। फिर हम देखते हैं सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी, है ना। We are mainly concerned with the agricultural properties of the soil. The fertility of the soil, it is power to support plant life, है ना। फर्टाइल सॉइल होगी तो वहां पे प्लांट ग्रो कर पाएगा। अगर वो फर्टाइल सॉइल ही नहीं होगी, आप कुछ भी डाल दो, कोई भी केमिकल डाल दो, वो इतना अच्छा आपको रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, ठीक है। डिफरेंट काइंड ऑफ सॉइल आर रिक्वायर्ड फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कॉटन ग्रो करना है तो आपको उसके लिए ब्लैक सॉइल चाहिए होगी। आपको कैश्यू ग्रो करना है तो उसके लिए आपको लेटराइट सॉइल चाहिए होगी। तो डिफरेंट सॉइल के डिफरेंट क्रॉप्स है कि वो उसी क्रॉप में, उसी सॉइल में ग्रो कर पाएंगे। आप किसी दूसरे सॉइल में उसको ग्रो करोगे तो वो ग्रो नहीं हो पाएंगे। डिफरेंट काइंड ऑफ soil require different crops. A fertile soil is certain properties, उसकी कुछ properties होती है, ठीक है। उसमें बहुत मॉइस्चर हो, एडिक्वेट न्यूट्रिएंट्स हो उसमें, ठीक है, तो वो कहलाती है हमारी फर्टाइल सॉइल, ठीक। फिर सॉइल इरोजन क्या होता है? सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन आर द मेजर थ्रेट टू द सॉइल रिसोर्सेज। देखिए सॉइल का जो टॉप मोस्ट ऑफ सॉइल, देखिए आप एग्जाम्पल देखिए, विंड चलती है, हवा चलती है, बहुत तेज आंधी चली, तो जो सॉइल की ऊपर वाली लेयर है वो तो फ्लैश हो गई, और वो ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो सबसे ज्यादा फर्टाइल थी, तो वही हट गई, है ना। तो इसलिए उसको कंजर्व करना इंपॉर्टेंट है ना। द प्रॉपर यूज ऑफ सॉइल रिसोर्स है बिकम अ मैटर ऑफ इम्पोर्टेंस। आज के टाइम पे इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2 टाइप की इरोजन बताए। इरोजन से वर्ड से आप ये चीज समझ सकते हैं, इरोजन मतलब किसी चीज का, आप देख कोई चीज इरोड होती है मतलब खराब हो जाना उसका, है ना। तो सबसे पहले गली इरोजन क्या होता है, ये देखो फोटो में भी बना है, दिस इज गली इरोजन, दिस इज सॉइल इरोजन, ठीक है। सॉइल का पूरा खराब हो जाना, हट जाना, ठीक है। गली इरोजन क्या है? इट ऑकर ऑन द स्टीप स्लोप व्हेन नो वेजिटेशन इज लेफ्ट। अगर देखिए वहां पे वेजिटेशन, वहां ट्री नहीं होंगे ना तो वहां सॉइल इरोजन होगा ही होगा। ट्री ना होल्ड करके रखते हैं सॉइल्स को, अब वहां ट्रीज ही नहीं तो वहां फ्लैश, सारी सॉइल मिट्टी में, मतलब सारी मिट्टी उड़ गई, है ना। तो ये है गली इरोजन। ये ज्यादातर कब होता है? जब स्लोप्स होते हैं जहां पे वेजिटेशन नहीं होता, वहां स्टॉर्म आएगा और फट से सब कुछ उड़ जाएगा, समझ रहे हो। फिर है शीट इरोजन। शीट इरोजन में क्या होता है, जो एक शीट सॉइल की वो पूरी इरोड हो गई। शीट समझ ना, पेपर आप बोलते शीट दे दो, उस थिकनेस की जो सॉइल इरोड हो गई, दैट इज शीट इरोजन। ओके, दिस इज नोन एज। किस वजह से हो रही है? विंड ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन एंड एक्टिव इन दोज एरिया वेयर
नो वेजिटेशन इज देयर, वेजिटेशन नहीं होगा तो वहां पे सॉइल इरोजन ज्यादा होगा, जहां वेजिटेशन ज्यादा वहां सॉइल इरोजन कम। एक्सपेरिमेंट एग्जांपल से समझो ना, पेड़ है, पेड़ की जड़ों ने मिट्टी को होल्ड करके रखा है, वहां हवा चले कुछ चले उतना इरोजन नहीं होगा, पर जहाँ खाली मैदान है वहां तो देखते हो ना मिट्टी उड़ती रहती है, हवा चले पूरी मिट्टी उड़ जाएगी, है ना। यही चीज है, ह्यूमन एक्टिविटीज भी बहुत इफेक्ट करती है, ओवर ग्रेजिंग डिफॉरेस्टेशन करते जा रहे हैं तो ये इरोजन पे इफेक्ट डालेगी डालेगी। फिर हम देखते हैं सॉइल कंजर्वेशन एंड इट्स मेथड, सॉइल को बचाने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज किए गए हैं, ये सारे मेथड्स लिखे गए हैं, ठीक है। काउंटर प्लकिंग, प्लकिंग ऑल्सो डन काउंटर लाइन्स, देखिए इसमें ना फोटोज भी दे रखी है, ठीक है, ये तो नहीं है बट उसके काउंटर्स पे उससे किया जा रहा है। टेरेस फार्मिंग, टेरेस पे किया जा रहा है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा आपके क्रॉप्स उगे और सॉइल इरोजन नहीं हो। इंटर क्रॉपिंग, क्रॉप्स चेंज करके ग्रो किया जा रहा है। शेल्टर बेल्ट्स बना दिए गए हैं, है ना। मल्चिंग हो रही है, मल्चिंग क्या हो रही है, ऑर्गेनिक उनको डाल दिया गया ताकि फर्टाइल हो जाए सॉइल। रॉक डैम बनाए जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें की जा रही है ताकि हमारी सॉइल इरोड कम हो, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं सॉइल डिग्रेडेशन एंड इट्स कंजर्वेशन, देखिए ये सब स्टेप्स को फॉलो करके आप सॉइल को कंजर्व कर पाएंगे। फर्स्ट है चेंज क्रॉपिंग पैटर्न, अपना क्रॉपिंग पैटर्न चेंज करें, प्लकिंग, स्ट्रिपिंग, क्रॉपिंग, डिफरेंट क्रॉपिंग स्टाइल्स फॉलो करिए, ठीक है। सेकेंड इज बायो फर्टिलाइजर्स का यूज करिए, ठीक है, ताकि आपकी सॉइल फर्टाइल हो। आप कोई ना कोई ऐसे ऑर्गेनिक मेटल्स डालिए, ऑर्गेनिज्म डालिए ताकि आपकी सॉइल रीगेन कर पाए फर्टिलिटी। थर्ड है ग्रीन मैन्युअल डालिए आप, ठीक है। नेक्स्ट इज आप कुछ ऐसे क्रॉप्स ग्रो करिए जिनका फर्टिलिटी जल्दी से ग्रो कर पाए, है ना, और प्रॉपर नॉलेज हो आपकी सॉइल के बारे में ताकि आप जो भी उगाए वो आपका अच्छे से उग पाए। तो ये सारे स्टेप्स है आपको कंजर्व करने के लिए सॉइल को। तो आई होप इस क्लास में और इस चैप्टर में आपको मजा आया और हमने जमीन और मिट्टी के बारे में काफी अच्छे से सारी चीजें क्लियर की होगी। हमने क्या क्या चीजें देखी, पहले हमने देखा क्या क्या चीजें देखी, लैंड के बारे में, लैंड के क्या क्या फीचर्स थे, लैंड का किस तरीके यूज है, प्राइवेट है, कम्युनिटी है, लैंड को कैसे यूज किया जा रहा है। फिर हमने देखा कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है लैंड को। फिर हमने सॉइल देखा, सॉइल कैसे इंपॉर्टेंट है, टॉप लेयर, सब लेयर ऑफ सॉइल, फिर क्या क्या चीजें इफेक्ट करती है सॉइल की फॉर्मेशन में, प्रोफाइल देखी हमने भाई सॉइल की, है ना, लास्ट में हमने उसको कंजर्व करना देखा। आई होप इस चैप्टर में आप लोगों को अच्छा लगा हो, पढ़ के सारी चीजें क्लियर होगी। सो नेक्स्ट आई विल मीट यू इन योर नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।